हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच रिव्यू प्ले 100 डेज 100 मूवी एक्सप्लेनेशन की सीरीज में आज हम बात करेंगे मूवी डून की। ये मूवी हमको स्टार वॉर जैसी वाइब देती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अरेकिस नाम के प्लेनेट को दिखाया गया है, जहां पर मिलेंज नाम का स्पाइस मिलता है, यानी कि एक मसाला जो दिखने में रेत जैसा है। ये एक तरह की ड्रग है जिसके प्रयोग से ह्यूमन स्ट्रेंथ में काफी इजाफा होता है और इसके प्रयोग करने से देविया शक्तियां भी उजागर होती है, जिससे भविष्य में देखने और लाइट ईयर तक बिना स्पेस में गुम हुए ट्रैवल करने की शक्ति मिलती है। इस मूवी में ज्यादा करैक्टर नहीं है, इसलिए आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बैकग्राउंड में चैनी नाम की लड़की की आवाज सुनते हैं जो फरीमैन प्रजाति से बिलोंग करती है। उसकी आंखें नीली है क्योंकि फरीमैन जाति के लोग अरकिस के नेटिव पॉपुलेशन है और स्पाइस के प्रभाव से उनकी आंखें नीली हो गई है। चैनी कहती है कि सूर्यास्त के टाइम पे अरेकिस प्लेनेट बहुत खूबसूरत दिखता है, पर कुछ सालों से हेरोकिन्स की वजह से ये सब कुछ बदल गया है। वो लोग बहुत क्रूल है और फरीमैन का दमन करते हैं और उनका यूज करते हैं रेत के खजाने के लिए। लेकिन अब हेरोकिन्स का राज अचानक बदलने वाला है। सैडम फोर्थ, जो कि पूरे ब्रह्मांड का एम्पायर है, उन्होंने आदेश दिया है कि हाउस ऑफ एट्रेडिस अब से अरकिस पर स्पाइस निकालने का काम करेगा। इसके बाद हम मूवी का मेन हीरो पोल को देखते हैं, जो हाउस ऑफ एट्रेडिस का प्रिंस है और ये कैलेडेन नामक जगह पर रहते हैं, जो बहुत खूबसूरत और हरियाली और पानी से भरी हुई है। वो अपनी माँ के साथ है और उसकी माँ जैसिका एक पवित्र कबीले बेना जेसरेट से संबंध रखती है। वो यहाँ पोल को उसकी शक्तियां सिखाने की कोशिश करती है, जैसे माइंड को कंट्रोल करना, लेकिन पोल अपनी शक्तियां यूज करने में पार्शियल सक्सेसफुल हो पाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसे अरेकिस प्लेनेट और एक फरीमैन कबीले की एक लड़की की झलक दिखाई देती है जो उसे मार देगी। वो ये फरीमैन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी भी इकट्ठा करता है। अब जो हाउस ऑफ एट्रेडिस है उसमें 4-5 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें राजा लेटो, उसकी पार्टनर जेसिका और उन दोनों का बेटा पोल, सोल्जर ग्रनी और जनरल थूफिर हवात शामिल है। वो सब एम्पायर की तरफ से आए एक कॉन्वे को रिसीव करते हैं, जो उनको ऑर्डर देने आया है कि अब प्लेनेट अरेकिस पर उन्हें शांति कायम करनी है और मसाले का व्यापार करना है। यहाँ राजा लेटो को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी एम्पायर का आदेश मानना पड़ता है और वो अपनी अंगूठी की मोहर से सील लगाकर आदेश मान लेता है। यहाँ जेसिका अपनी पुरानी गुरु को देखती है जो एम्पायर की कॉन्वे के साथ है। वो भी एक बेने जेसरेट थी। अब अगले सीन में हमें डंकन को दिखाया गया है, जो एडवांस टीम का सेनापति है। ये एडवांस टीम सबसे पहले अरकिस प्लेनेट पर जाकर सभी खतरे का सामना करेगी और फ्रेमेंस के साथ मजबूत रिश्ते स्थापित करेगी। पोल यहाँ आकर डंकन से मिलता है और कहता है कि उसे भी उनके साथ प्लेनेट पर जाना है, पर डंकन साफ मना कर देता है क्योंकि लेटो ड्यूक का आदेश के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इस पर पोल उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है और बताता है कि उसे वहां डंकन को बैटल्स में हारते हुए देखा है। इस पर डंकन कहता है कि बंद आंखों से कुछ नहीं होता, जो चीज खुली आंखों से हो वही इंपॉर्टेंट है। पोल अब अपने डैडी लेटो के पास जाकर अरेकिस जाने की परमिशन मांगता है, पर वो भी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनको अरेकिस पर स्पाइस ढूंढने का राज देना ये सब एम्पायर की चाल है। एम्पायर चाहता है कि आर्टेडिस और हेरोकिन्स दोनों राज्य आपस में लड़कर कमजोर हो जाए, जिससे एम्पायर के सामने कोई बड़ी ताकत मुसीबत ना पैदा कर सके। और लेटो पोल से बोलता है कि वो वहीं रुककर पॉलिटिकल काम में हाथ बटाए। अब पोल यहाँ से अपनी फाइट ट्रेनिंग के लिए जाता है और वहां उसे उसके मास्टर गरनी मिलते हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान उसे बताते हैं कि हेरोकिन्स बहुत खतरनाक है और उनके पास स्पाइस का खनन करने की वजह से ढेर सारा खजाना है। अब सीन शिफ्ट होता है गियडी प्राइम नाम के प्लेनेट पर, जो हेरोकिन्स के रहने की जगह है। वहां रबन आता है और अपने चाचा बैरन से पूछता है कि क्यों एम्पायर ने उनसे अरेकिस प्लेनेट को छीन लिया। इस पर बैरन बताता है कि ये सब एम्पायर की चाल है और वो आर्टेडिस से जलते हैं क्योंकि आर्टेडिस साम्राज्य अपने चरम पर है। अब सीन कैलेडेन प्लेनेट का है, जहां जेसिका ने अपनी गुरु को बुलाया है ताकि वो टेस्ट कर सके कि पोल बेन जेसरेट है या नहीं। हम बेन जेसरेट की बात करें तो एक महिला का ऐसा ग्रुप है जो सदियों से अलग अलग वंश के लिए बच्चे पैदा करती है और ये अलग अलग राजा के यहाँ अपॉइंट की जाती है। इन्हें सामने वाले की बात करने के तरीके से झूठ सच का पता चल जाता है। ये महिलाओं की खूबियों में माइंड कंट्रोल करना शामिल है। ये महिला स्पाई भी है, इसलिए कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते। ये लोग आपस में सारी जानकारियां एक दूसरे से शेयर करते हैं और इनकी नेटवर्क टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके बारे में ये भी कहा गया है कि सदियों में सिर्फ एक ही लड़का बेना जेसरेट बनेगा और जेसिका को लगता है शायद पोल ही वो हो सकता है। वो पूरी गैलेक्सी में शांति स्थापित करेगा और पास्ट और फ्यूचर दोनों पर कंट्रोल कर सकेगा। हमें यहाँ डॉक्टर हुई को दिखाया जाता है, जो पोल का चेकअप करते हैं और उसे बेना जेसरेट से सावधान रहने को कहते हैं। अब अगले सीन में पोल अपनी माँ जेसिका के गुरु मोहियम के पास है। वो उसका टेस्ट लेती है। एक पैनी जहर लगी हुई नीडल उसकी गर्दन के पास रखकर बोलती है कि एक डिब्बे में हाथ रखो। उससे पोल को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अगर पोल अपनी जगह से हिला या दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो नीडल उसकी गर्दन में चुभा कर उसे मार देगी। पर पोल दर्द सहन कर लेता है और मोयम उसे
कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है क्योंकि पॉल ने अपना टेस्ट पास कर लिया है। पॉल जैसा कि हम जानते हैं जेसिका का बेटा है, इसलिए उसकी पावर भी जागृत होने लगती है और वो दर्द को सहन कर लेता है। पॉल यहाँ टेस्ट में पास होता है, लेकिन मोयम जेसिका को बताती है कि शायद आने वाले टेस्ट में वो मारा जाए और इसकी जिम्मेदारी जेसिका की होगी क्योंकि वो पॉल को बेने जेसरेट बनाना चाहती है। अब कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि हाउस ऑफ एट्रेडिस के बाकी लोग किंग लेटो, पॉल और पार्टनर जेसिका प्लेनेट अरकेसिस पर आते हैं। यहाँ पर एट्रेडिस के सोल्जर्स पहले से मौजूद होते हैं जिन्हें डंकन के नेतृत्व में भेजा गया था, यानी ताकि वो फ्रीमैन प्रजाति के लोगों से दोस्ती कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रीमैन लोग पॉल को देख के कुछ शब्द बोल रहे हैं जो थे लिसन अलगायब। जब पॉल को ये शब्द समझ नहीं आते, जेसिका बताती है कि इसका मतलब होता है प्रोपट या मसीहा, यानी बेने जेसराइट ने इन लोगों को बताया है कि पॉल इन लोगों का भला करेगा। इस पर पॉल कहता है कि उनको ऐसे लोगों में अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। जेसिका कहती है कि बेने जेसराइट सिर्फ अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। ये सब अरेकिन्स जाकर बस जाते हैं, जो कि अरेकिस प्लेनेट की कैपिटल होती है। ये सिटी हेरोकिन्स द्वारा बनाई गई थी और इसके चारों तरफ मजबूत दीवार है जिससे कि सैंडस्टॉर्म और सैंडवर्म्स दोनों से बचा जा सके। ये सब अरेकिस पर पहुंचते ही लेटो स्पाइस की माइनिंग का काम स्टार्ट करने के लिए अपने लोगों को कहता है। वहीं दूसरी जगह हम पॉल को देखते हैं जो कुछ अलग जगह घूम रहा है। वहां की दीवारों पर बनी पेंटिंग को देख रहा है, जहां से हमें पता चलता है इस जगह पर काफी बड़े बड़े सैंडवर्म्स पाए जाते हैं जिनकी लंबाई करीब 400 मीटर और चौड़ाई करीब 40। इनकी खास बात यह है कि ये आवाजों को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं और अपना खाना समझकर उसे खा लेते हैं। इससे बचने के लिए यहाँ लोकल लोग फ्रीमैन्स ऐसे तरीके से चलते हैं कि जैसे मानो हवा हिल रही हो। लेकिन तब हम देखते हैं कि दीवार में से एक फायर हंटर निकलकर पॉल को मारने की कोशिश करता है और दीवार टूटने के बाद हमें पता चलता है कि यह शख्स हेरोकिन्स का है, यानी कि इसका मतलब हेरोकिन्स के लोगों ने उस शख्स को काफी टाइम पहले ही इस दीवार में चिनवा दिया था ताकि पॉल या फिर एट्रेडिस के लोग जब यहाँ आए तो यह सैनिक उन्हें मार सके। वहीं दूसरी तरफ अब मोयम विच एम्पायर की तरफ से बैरन के पास एम्पायर का ऑर्डर लेकर जाती है कि वो एट्रेडिस पर हमला कर दे, परंतु जेसिका और पॉल को वो कुछ ना करे क्योंकि वो उसकी संरक्षण में है। लेकिन यहाँ बैरन अपने एडवाइजर वल्दिमर को कहता है कि वो सबको मारना चाहता है। अब सीन अरेकिस का है। वहां पर राजा लेटो को बताया जाता है कि जो मशीन हेरोकिन्स छोड़कर गए हैं वो काफी पुरानी और धीमी है, इसलिए स्पाइस को निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। हम देखते हैं डंकन किसी मिशन से लौटा है और राजा लेटो को बताता है कि फ्रीमैन की एक कम्युनिटी है जिसे सियाच कहा जाता है। ये लोग रेगिस्तान के नीचे बड़ी गुफाओं में रहते हैं और इनमें हजारों लाखों फ्रीमैन निवास करते हैं। वो अपने साथ सियाच कम्युनिटी के लीडर स्टेलगार को लाया है। यहाँ स्टेलगार ड्यूक लेटो को ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि एट्रेडिस भी बाहर के निवासी है और फ्रीमैन को भारी दखल मंजूर नहीं। थोड़ी सी खिटपिट और बातचीत के बाद स्टेलगार वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं राजा पॉल और बाकी सब ऐसे विशेष सूट टेस्ट कर रहे हैं जिन्हें रेगिस्तान में पहनना जरूरी है। ये सूट शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीने से पानी बनाते हैं। ये सूट डॉक्टर लूट काइनेंस द्वारा बनाए गए हैं। वो एक फ्रीमैन है पर एम्पायर का प्रतिनिधित्व भी करती है। अब ये सब लोग अपने टिड्डे जैसे हेलीकॉप्टर में एक दौरे पर निकलते हैं। वहां इन्हें एक खराब मशीन दिखाई पड़ती है जिसमें 8 वर्कर फंसे हुए थे और सैंडवर्म तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ राजा लेटो सभी 8 लोगों को बचाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब पॉल कॉप्टर से उतरता है तो उसके विजन तेज हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। तब ग्रनी जाकर उसे बचाता है और हम देखते हैं ठीक उसी मोमेंट पर सैंडवर्म पूरी की पूरी मशीन निगल जाता है। ये सब वापस अरेकिन्स आते हैं। यहाँ डॉक्टर लुइट को भी पता चलता है कि राजा लेटो एक अच्छा आदमी है और फ्रीमैन लोगों का भला चाहता है। उधर डॉक्टर यू ही पॉल का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि ये सब विजन पॉल को स्पाइस के सूंघने की वजह से तेज हुए हैं और इनका असर उस पर कुछ ज्यादा ही हुआ है। यहाँ पॉल अपनी माँ को बात करते हुए बताता है कि उसे पता है वो प्रेग्नेंट है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है। अगर पॉल के विजन की बात करें तो इस बार पॉल ने देखा कि उसने चैनी के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया और अंत में चैनी ने उसे दिव्या खंजर से मार दिया। हम अगले सीन में देखते हैं कि एम्पायर की सेना सारुदुकार हारकोन्स के साथ मिलकर एट्रेडिस पर हमला करने वाली है और अरेकिस प्लेनेट का कैपिटल एरेकिन्स में राजा लेटो को उसकी एक सेविका जमीन पर गिरी हुई मिलती है। तभी राजा लेटो पर भी जहरीली नीडल से प्रहार होता है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर यूई ने किया था। हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर यूई की बीवी हेरोकिन्स के कब्जे में है, इसलिए एट्रेडिस के साथ गद्दारी की है। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर हेरोकिन्स की सेना एट्रेडिस वासियों पर हमला कर देती है। गरनी और डंकन बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वो लोग पॉल और जेसिका को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। रास्ते में पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हेरोकिन्स सैनिकों को आपस में लड़ा देता है और वहां से बच निकल जाते हैं। वो दूर रेगिस्तान से देखते हैं कि हेरोकिन्स ने निर्दयता से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है।
डॉक्टर यूई जो कि गद्दार था, यहाँ एक नकली दांत राजा लेटो को देकर कहता है कि इसमें जहर है, और जैसे ही बैरन आपके पास आए ये दांत दबाकर सांस छोड़ देना, जिससे कि बैरन मारा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर यूई खुद चाहता था कि हैरोकेन्स का सफाया हो जाए। अब हम एक तरफ रेगिस्तान में पोल और जेसिका को देखते हैं, जिन्हें डॉक्टर यूई का बैग मिला है जिसमें वो अंगूठी है और कुछ सामान है। वहीं दूसरी तरफ राजा लेटो को बैरन के पास ले जाया जाता है। वहां हमें पता चलता है कि उन्होंने डॉक्टर यूई की बीवी को पहले ही मार दिया था, अब और वो लोग उसे भी मार देते हैं। अब जैसे ही बैरन लेटो के पास जाता है, लेटो दांत को पीसकर जहरीली हवा छोड़ देता है, जिससे वहां मौजूद सैनिक तुरंत मर जाते हैं और बैरन दीवार के ऊपर चिपक कर अपनी जान बचाता है। अब सीन पोल और जेसिका पर आता है। पोल के विजन और मजबूत हो गए थे। वो देखता है एक धर्मयुद्ध छिड़ चुका है भविष्य में और सब कुछ पोल पर दांव लगा है। सारे सैनिक सब कुछ पोल का साथ दे रहे हैं। वो इससे डर जाता है। तभी वहां डंकन उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचता है और पोल को ड्यूक की उपाधि देता है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहां डॉक्टर लुटकाइंस मिलती है, जो सबको एक पुरानी रिसर्च लैब में ले जाती है। वो बताती है कि इस लैब का मकसद रकिस पर हरियाली लाना था, लेकिन जब से यह स्पाइस की खोज हुई है तब से रिसर्च बंद है। ये सब बातचीत चल ही रही होती है कि वहां एम्पायर के सैनिक शाहरुखदार उनको वहां मारने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये वही जगह होती है जो पोल अपने विजन में अक्सर देखता था, और यहाँ डंकन सबको बचाने के लिए अकेला ही एम्पायर के सैनिकों से लड़ने लगता है और मारा जाता है। इसके बाद पोल और जेसिका स्टेलगार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर काइन पर एम्पायर के सैनिक हमला कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर काइन सैंडवॉर्म को बुलाकर खुद और सैनिकों को सैंडवॉर्म का भोजन बना देती है। वो लोग डंकन के दिए हुए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर आगे बढ़ते हैं ताकि स्टेलगार तक पहुंच सके। उनके पीछे हैरोकिन्स के सैनिक लगते हैं और वो लोग बड़े रेतीले तूफान में फंस जाते हैं, जिससे हैरोकिन सेना को लगता है कि वो लोग मारे गए। रबन ये खबर अपने चाचा बैरन को देता है, जो कि जहर के प्रभाव से घायल था और खुद को हील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेसिका और पोल रेतीले तूफान से बच निकलते हैं। रास्ते में उनके पीछे एक सैंडवॉर्म लग जाता है। वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो सैंडवॉर्म अचानक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि फ्रीमैन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है जिसे थंपर कहते हैं। अगर उससे हम सैंडवॉर्म को बुला भी सकते हैं और सैंडवॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीमैन लोग सैंडवॉर्म की सवारी भी करते हैं। जेसिका स्टिलगार से बोलती है कि उन्हें उनका साथ चाहिए, मिलकर रहना है और लड़ना है, पर बाकी फ्रीमैन उनकी बात नहीं मानते और चैनी यानी जेंडिया भी उनके साथ होती है। यहाँ पर फ्रीमैन्स कहते हैं कि वो दोनों भारी लोग हैं और क्या पता वो उनका इस्तेमाल करे। स्टेलगार ही तब ये सब एक ड्यूल फाइट करते हैं, जिसके नतीजे से पता चलेगा कि जेसिका और पोल स्टेलगार के साथ रुक सकते हैं या नहीं। स्टेलगार की तरफ से जेमिस नाम का एक बहुत स्किल्ड फाइटर आगे आता है और दूसरी तरफ से पोल। इन दोनों की फाइट काफी इंटेंस होती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि पोल के अंदर फाइट के दौरान क्या कुछ मन में चलता है। ये बहुत ज्यादा बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ ब्रीफ में बताऊं को तो आखिरी में पोल जेमिस को मार देता है और ये सब स्टिलगार के साथ रहने लगते हैं। अब ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, हाल ही में इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये 60s में लिखी बुक पर बेस्ड है। फिल्म में बुक से काफी अलग चीजें दिखाई गई है। ये मूवी गेम ऑफ थ्रोन, स्टार वॉर्स जैसी वाइब देती है। कुछ लोग इसको गेम ऑफ थ्रोन का स्पेस वर्जन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी डून पार्ट 1 की। इसकी IMDb रेटिंग काफी शानदार है। आपको कैसी लगी इसकी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी तो कुछ सेकंड लगेगी, लेकिन इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।